हेलो स्टूडेंट्स एंड गुड मॉर्निंग। आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की द लर्निंग लैब परिवार की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपसे आशा करते हैं कि आप भगवान श्री कृष्ण के बताए हुए सद्कर्म मार्ग पर चलेंगे। यह सीरीज की 33 वीडियो है जिसके अंतर्गत करंट अफेयर्स और इम्पोर्टेंट जीएस के क्वेश्चनों का समावेश किया गया है। एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएशन रेलवे के एग्ज़ाम वर्तमान में आयोजित किए जा रहे हैं और कुछ हो चुके हैं। जिस पैटर्न पर आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसी को आधार मानकर क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जिससे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। अतः आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर आपको हमें कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से किस पर निर्भर थी? कृषि अर्थव्यवस्था, व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था या फिर युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो मौर्य डायनेस्टी थी उसकी अर्थव्यवस्था किस पर आपकी निर्भर थी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, कृषि अर्थव्यवस्था पर आपकी डिपेंड थी मौर्य अर्थव्यवस्था। इसका विवरण कहाँ पर मिलता है? तो इसका विवरण मिलता है आपका इंडिका पुस्तक में। इंडिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इंडिका आपकी मैगनस्थनीज के द्वारा आपकी लिखी गई पुस्तक है। दूसरी पुस्तक का नाम क्या है? दूसरी पुस्तक आपकी अर्थशास्त्र है जो लिखी गई थी आपकी कौटिल्य के द्वारा। दोनों ही पुस्तक इम्पोर्टेंट है, मौर्यकालीन व्यवस्था के बारे में वर्णन करती हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले और प्रारंभिक चरण को क्या कहा जाता है? अंतिम, आरंभिक, उदारवादी या फिर संकटपूर्ण। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पहले या आरंभिक चरण को क्या कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, उदारवादी। बात करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत की, तो एनआईसी यानी जो आईएनसी है आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी स्थापना आपकी 1885 ईस्वी में की गई है। तो उस समय 1885 से लेकर आपके 1916 तक दो तरह के गुट हुआ करते थे, उदारवादी और उग्रवादी। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उदारवादी नेता थे उनका प्रभुत्व था, उनके देखरेख में आपके राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा दी गई थी, जिसमें आपके दादा भाई नौरोजी थे। इनको नेतृत्व में आपके दिशा दी गई थी प्रारंभिक आंदोलनों को। तो इसलिए हम 1885 से लेकर 1916 तक के आंदोलनों को उदारवादी आंदोलन कहते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। थल समीर कब चलती है? रात के दौरान, दिन के दौरान, पूरे दिन के दौरान या हफ्ते के एक बार। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है थल समीर कब चलती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, रात के दौरान ये थल समीर चलती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलिए कि ये आपका साउथ वाला पार्ट इंडिया का है, जहाँ पर ये केरल का पार्ट है और ये आपका बे ऑफ बंगाल का है। तो बे ऑफ बंगाल से आपकी नाइट के दौरान ठंडी हवाएं आपकी एंटर करती हैं इस तल की ओर। इस तरह से यहाँ पे भी इस तरह की बात करती हैं, इसलिए थल समीर कब चलती हैं? तो ये रात के दौरान चलती है। इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो इनकी प्रवृत्ति कूल होती है, ठंडी होती है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र। तो देखिए यहाँ पे आपसे बात की जा रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड क्या है, अर्थात रीढ़ की हड्डी क्या है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कृषि क्षेत्र। क्योंकि आज के समय में भारत में लगभग आपके 60% लोग एग्रीकल्चर से संबंधित या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से संबंधित कंपनियों में काम करते हैं, उससे संबंधित क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जो संसद में एक बिल वापस करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का उपयोग करने वाले पहले व्यक्ति थे। जाकिर हुसैन, ज्ञानी जेल सिंह, सर्वपल्ली राधाकृष्णन या फिर राजेंद्र प्रसाद।
तो देखिए यहाँ पे क्या बात की गई है, राष्ट्रपति का नाम बताना है आपको। कौन से राष्ट्रपति का नाम बताना है? जिनका एक बार बिल वापस करने पर राष्ट्रपति शक्ति की अपनी प्रयोग किया था उन्होंने, पहले व्यक्ति भी बने थे। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, ज्ञानी जैल सिंह। अब बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल नंबर 53 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो कि कार्यपालिका का संचालक होगा। अब उसकी उम्र कितनी होगी? तो आपका किसी भी राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम आपकी 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ध्यान रखिए, भारत और अमेरिका में एक डिफरेंस है। अमेरिका का राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जिसको अमेरिका के जन्म से ही नागरिक हो, जबकि भारत में ये कोई कंडीशन नहीं है। इस प्रकार जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, ज्ञानी जैल सिंह। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग फफूंद के कारण होता है? टुंडे का सोता, पित्ताशय की पथरी, दिल का दौरा या फिर दाद। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है कौन सा रोग आपका फफूंद के कारण होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, दाद, जिसे हम रिंग भी कहते हैं। जबकि अदर ऑप्शन देख लीजिए, टुंडे का शोथ किसके द्वारा होता है? तो ये आपका वायरस के कारण होता है। पित्ताशय में पतली जो कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनती है, किसकी बनती है आपकी? कैल्शियम ऑक्जेलेट की आपकी बनती है पित्ताशय की पतली। जबकि दिल का दौरा आपका ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, यानी जब ऑक्सीजन का प्रवाह रुक जाता है तो आपके दिल के दौरा पड़ता है। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, केरल या फिर आंध्र प्रदेश। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान आपका किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, केरल राज्य में ये स्थित है। बात करते हैं एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो इसके अंतर्गत आपकी एक नदी है जिसका नाम है इडुक्की। इसको भी आपको याद करना है। इडुक्की रिवर इसके अंदर से फ्लो करती है। किसका संरक्षण यहाँ पे किया गया है? तो एलिफेंट का यहाँ पे संरक्षण किया गया है। किस राज्य में है? केरल में। केरल की राजधानी क्या है? तो केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम। क्या है आपकी? तिरुवनंतपुरम आपकी केरल की राजधानी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? देखिए क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी फसलें होती हैं, उनका नाम का उल्लेख करना है। चावल, गेहूँ, जमीन, अखरोट, जौ, मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, ज्वार। चावल, गेहूँ, बाजरा और मक्का। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सूटेबल है जिसका अनाज उत्तर प्रदेश में किया जाता है। तो यहाँ पर आपके अखरोट नहीं किए जाते, अर्थात पहला ऑप्शन खत्म हो गया। चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ, मक्का। जौ, बाजरा, ज्वार। ज्वार नहीं होती है ज़्यादातर स्पेशली तौर पर। जबकि ऊपर आपके 5 ऑप्शन हैं, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का भारत में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होते हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अंतरिक्ष में प्रथम पुष्पित पुष्प है जीनिया, अर्डालिडिया, रेफलिया या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया, स्पेस में प्रथम फ्लावर कौन सा उगाया गया था? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जीनिया का। ये उपलब्धि किसके द्वारा प्राप्त की गई थी? तो ये उपलब्धि प्राप्त की गई थी नासा के द्वारा। नासा कहाँ की आपकी स्पेस एजेंसी है? तो ये आपकी यूएसए की स्पेस एजेंसी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय नेता पॉवर्टी अनवेटेड रूल इन इंडिया के लेखक हैं? जीबी जोशी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादाभाई नौरोजी या जी सुब्रमण्यम अय्यर। मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि कौन से नेता ने पॉवर्टी अनवेटेड रूल इन इंडिया की पुस्तक लिखी है?
तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी के बारे में समझ लीजिए, इन्होंने इसमें क्या दिया है, तो इन्होंने इसमें ड्रेन थ्योरी के बारे में वर्णन किया गया है। अब ड्रेन थ्योरी क्या है आपकी, तो ड्रेन थ्योरी का मतलब है कि आपकी जितने भी पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं, यहाँ का शोषण हो रहा है, पैसा कहाँ पे जा रहा है, इंग्लैंड जा रहा है। बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में। दादा भाई नौरोजी INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के 3 बार आपके अध्यक्ष बने थे। दूसरा, इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ग्रेट ग्रांड ओल्ड मैन भी कहा जाता है इंडिया में। तो इनको ये भी आपको लर्न करना है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने 1857 की विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? ग्वालियर के सिंधिया, अवध की बेगम अजरत महल, हैदराबाद के निजाम या फिर भोपाल की सिकंदर बेगम। तो देखिए यहाँ पे क्या गया, क्वेश्चन को उल्टा पूछा गया है। किसने 1857 में विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, अवध की बेगम अजरत महल ने। अवध की बेगम अजरत महल ने कहाँ से इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो लखनऊ से पार्टिसिपेट किया था। ये बात भी आप ध्यान रखेंगे, इन्होंने विद्रोह में पार्टिसिपेट किया था। जबकि सिंधिया ने, हैदराबाद निजाम ने और भोपाल के सिकंदर बेगम ने आपकी इस सहायता की थी अंग्रेजों की। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, पंजाब, गुजरात या फिर राजस्थान। तो देखिए यहाँ पर जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है किस राज्य में स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ये असम राज्य में आपका स्थित है। बात करते हैं मानस राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ये किसके लिए संरक्षण करता है, तो ये एलिफेंट का संरक्षण करता है, अर्थात हाथी का आपका संरक्षण करता है। असम की राजधानी क्या है, तो असम की राजधानी है आपकी दिसपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, इकोनॉमिक सर्वे किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अर्थात वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको प्रकाशित किया जाता है। अब बात करते हैं इकोनॉमिक सर्वे के बारे में। ये इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है? मान के चलिए कि अभी वित्तीय वर्ष कौन सा चल रहा है आपका, 2025-26 आपका चल रहा है। तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 31 जनवरी को, कब, 31 जनवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का जो डाटा है उसे प्रकाशित किया गया था। इसके अंतर्गत आपके लास्ट प्रीवियस ईयर का यानी लास्ट ईयर का जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका लेखा जोखा बताया जाता है कि कितना हमने प्राप्त किया है और कितना हमने इसमें इन्वेस्ट वगैरह किया है, ये डिटेल रिपोर्ट होती है। जबकि इसके एक दिन बाद ही आपकी प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपकी गवर्नमेंट वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट प्रस्तुत करती है। तो फिर से समझ लो, बजट आपका प्रेजेंट ईयर के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जबकि एक साल के लिए, एक साल जो पुराना है उसका वित्तीय लेखा जोखा को प्रकाशित किया जाता है, उसे कहते हैं इकोनॉमिक सर्वे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। प्रथम भारतीय सामान्य चुनावों को किस वर्ष आयोजित किया गया? 1952-53, 1951-52, 1950-51, 1950-52। तो देखिए यहाँ पे बात की जा रही है प्रथम भारतीय चुनाव किस वर्ष आयोजित किए गए थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, 1951-52 में आयोजित किए गए थे। कितने समय में ये आयोजित किए गए थे? तो ये इनको करने में 5 मंथ का समय लगा था। तो उसी दिन आपके प्रधानमंत्री पहले वाले बने थे, फर्स्ट PM कौन बने थे? जवाहरलाल नेहरू, यानी PT नेहरू आपकी सरकार उन्होंने बनाई थी। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड, बायोटिन, फॉलिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड। तो देखिए यहाँ पे क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है।
सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 बायोटिन। इस बायोटिन को या विटामिन 7 को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? विटामिन एच के नाम से भी इसे हम जानते हैं। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। इसकी कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो इसकी कमी से आपका हेयर फॉल होने लगता है। क्या है आपका? हेयर फॉल होने लगता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है, जिसे हम विटामिन एच के नाम से भी जानते हैं। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता है? कुंभ मेला, माघ मेला, अर्धकुंभ मेला या फिर बैसाख मेला? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4 बैसाख का मेला आपका इलाहाबाद में सेलिब्रेट नहीं किया जाता। जबकि कुंभ मेला आपका किया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष बाद। 2025 में ये किया गया है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे, जिसका नाम हमने महाकुंभ रखा था। माघ मेला भी आपका सेलिब्रेट किया जाता है, गंगा नदी के किनारे पर किया जाता है माघ मंथ में। जबकि अर्धकुंभ का भी सेलिब्रेशन किया जाता है प्रत्येक 6 वर्ष में। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 बैसाख मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में नहीं किया जाता। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता पुकारने वाले, संबोधित करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कई बार ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने 1953 में जब आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, उस समय रेडियो पर संबोधित करते हुए उन्होंने परमिशन मांगी थी कि आज हम महात्मा गांधी यानी अर्थात राष्ट्र के पिता, राष्ट्रपिता को संबोधित करते हुए मैं इसका ऐलान करता हूं आज़ादी की लड़ाई का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 सुभाष चंद्र बोस। भारतीय फुटबॉल टीम का कौन सा कप्तान अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय खिलाड़ियों के बीच सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं? सुब्रत पाल, सुनील छेत्री, गुरप्रीत सिंह या फिर वाईचुंग भूटिया? तो देखिए यहाँ पे क्या बात की जा रही है। भारतीय टीम के एक फुटबॉलर प्लेयर हैं आपके अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी के साथ सक्रिय रूप से खिलाड़ी सर्वाधिक गोल करने वाले दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। यहाँ पर आप इसको परिवर्तन कर लीजिए, क्योंकि ये रैंक बदल गई है। ये सबसे ज़्यादा वर्तमान में तीसरे खिलाड़ी हैं। पहले कौन है आपके? तो रोनाल्डो प्रथम स्थान पर आते हैं, जबकि मेसी आपके जो है वो दूसरे स्थान पर हैं। और भारत के सुनील छेत्री आपके तीसरे एक्टिव प्लेयर थे, जो तीसरे नंबर पे आते हैं। काफ़ी गर्व की बात है, लेकिन इन्हें कोई भी मोस्टली भारत में सपोर्ट नहीं किया जाता। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सुनील छेत्री। अब ये भारत की फुटबॉल टीम से क्या ले लिया है? इन्होंने संन्यास ले लिया है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने के निर्णय को घोषणा कब की थी? 7 अगस्त 1905, 16 जुलाई 1905, 16 अक्टूबर 1905 या 1 सितंबर 1905? तो देखिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा बंगाल विभाजन को लागू करने की घोषणा कब की गई थी? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3 16 अक्टूबर 1905 को। ये घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो ये घोषणा की गई थी आपके लॉर्ड कर्जन के द्वारा। उस समय आपका लॉर्ड कर्जन ही भारत का वायसराय था। लेकिन ये बंगाल विभाजन की घोषणा कब रद्द कर दी गई थी, वो भी आपका इम्पोर्टेंट है। डिमोनेटाइज कब कर दी गई थी या फिर रद्द कब कर दी गई? तो जब दिल्ली दरबार हुआ था आपका 1911 में। क्या हुआ था? यहाँ पे आपका दिल्ली कोर्ट लगा था, उस समय इसको क्या कर दिया गया था? डिमोलाइज कर दिया गया या फिर रद्द कर दिया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1917 का कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था? खेड़ा, भारत छोड़ो आंदोलन, नागरिक अवज्ञा आंदोलन या फिर चंपारण?
तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, 1917 में कौन सा सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक बड़ा विद्रोह भी था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, चंपारण। अब चंपारण के बारे में बात समझ लेते हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। चंपारण आपका कहाँ पर है, तो नंबर 1 ये बिहार राज्य में आपकी एक तहसील है। दूसरा, सर्वप्रथम 1917 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह की घोषणा यहाँ पर ही आपकी की गई थी। अब क्यों की गई थी, क्योंकि यहाँ की जो ज़मीन के मालिक हुआ करते थे वो 3/20 भाग पर, कितने पर, 3/20 भाग पर नील की खेती करने के लिए इन्हें बोलते थे, इन्हें कंपलसरी आपका किया गया था नील की खेती करना। तो इस खेती की पद्धति को क्या बोलते हैं, 3 कठिया पद्धति बोला जाता है। क्या है आपका, 3 कठिया पद्धति बोला जाता है। इसको करने के लिए इन्हें उत्साहित या फिर मतलब फोर्स किया जाता था। तो एक व्यक्ति हैं जिन्होंने महात्मा गांधी को इनवाइट किया था बिहार के लिए, वो हैं आपके राजकुमार शुक्ल। इनको नाम याद करना इम्पोर्टेंट है। कई बार पहले भी क्वेश्चन में पूछा गया कि राजकुमार शुक्ल कौन थे और महात्मा गांधी को किन्होंने इनवाइट किया था। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, चंपारण। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। माउंट डायबोलो, दक्षिणी अंडमान निकोबार, माउंट धुलियार, मध्य अंडमान द्वीप, माउंट कोयोब, ग्रेट निकोबार, सैडल पीक, उत्तर अंडमान द्वीप। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, माउंट कोयोब ग्रेट निकोबार पे स्थित नहीं है, जबकि अदर तीनों ऑप्शन क्या हैं आपके बिल्कुल सही है। ऑप्शन सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई, 1941, 1940, 1937, 1935। तो देखिए आरबीआई की स्थापना किस वर्ष की गई है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 1935 में इसकी स्थापना हुई है। किस एक्ट के तहत हुई थी, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई है। एग्जैक्ट डेट आपकी कई बार पूछी गई है, तो ये 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना की गई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। डीआरडीओ द्वारा विकसित निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली एक मिसाइल है। प्रहार, शौर्य, अस्त्र या पृथ्वी तिरी। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल का नाम पूछा गया है, जिसे विकसित किया है आपके डीआरडीओ ने। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, अस्त्र नामक वो मिसाइल है। डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी, तो डीआरडीओ की स्थापना की गई है आपके 1957 में। इम्पोर्टेंट डेट है, ध्यान रखिएगा, लर्न करनी ही करनी है आपको। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी, 1957, 1962, 1971, 1965। तो देखिए भारतीय सशस्त्र सेना के द्वारा पाकिस्तान से हाजी पीर की लड़ाई आपकी 1965 में लड़ी गई थी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका 4 सही आंसर होगा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे आपके लाल बहादुर शास्त्री। इनके द्वारा ही आपका इस लड़ाई के दौरान ही आपका एक नारा दिया गया था, जय जवान जय किसान। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जय जवान जय किसान का नारा इनके द्वारा ही आपका दिया गया था, जिससे कि अनाज की पूर्ति की जा सके, अपने किसान भाइयों को प्रोत्साहित किया जा सके। किस नंबर के प्रधानमंत्री थे ये, तो ये 2nd नंबर के प्रधानमंत्री थे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी और शिक्षा मित्र के.एम. मुंशी ने निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, भारतीय विद्या भवन, भारतीय सांख्यिकी संस्थान या इंडियन स्कूल ऑफ माइंस।
तो देखिए आपके के.एम. मुंशी के द्वारा निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना की गई है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, भारतीय विद्या भवन की। कब की गई है? तो ये की गई है 1938 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, प्रतापगढ़ या फिर प्रयागराज? तो देखिए हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रयागराज में ये स्थित है। ये प्रयागराज कहाँ पर स्थित है? तो ये गंगा नदी के किनारे आपका स्थित है। इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? तो पहले इसका नाम इलाहाबाद हुआ करता था, लेकिन योगी सरकार ने इसका नाम चेंज करके अपने प्राचीन नाम प्रयागराज इसका नाम फिर से रख दिया। किसने शहर बसाया था? तो ये अकबर का नाम यहाँ पर आता है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4। संविधान का उल्लंघन करने के लिए किसके निष्कासन को महाभियोग की प्रक्रिया से आरंभ किया जाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभापति या उपराष्ट्रपति? तो देखिए संविधान का उल्लंघन करने पर किसके निष्कासन के लिए महाभियोग प्रक्रिया का आरंभ किया जाता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रारंभ किया जाता है। महाभियोग प्रक्रिया आपकी राज्यसभा और लोकसभा दोनों में प्रारंभ की जा सकती है। किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान दिया गया है? तो ये आर्टिकल के तहत प्रावधान दिया गया है आपका 60 में दिया गया है इसका प्रावधान कि उस पर आपका क्या चलाया जा सकता है? महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आपकी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकार के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या अन्य न्यायालय से स्थानांतरित करने का आदेश देता है? प्रादेश, अधिकार परीक्षा, निषेध या उत्प्रेषण? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है कि किस याचिका को न्यायालय के द्वारा किसी अन्य प्राधिकारी या उच्चतर न्यायालय या प्राधिकारी के लिए हस्तांतरित करने का आदेश देता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 1, परमादेश। यानी वो आदेश देता है कि इस मामले को आप दूसरी वाली अदालत में ट्रांसफ़र कर दीजिए। इसका प्रावधान कहाँ पे दे रखा है? तो इसका प्रावधान दे रखा है आर्टिकल नंबर 32 में, जिसे हम मौलिक अधिकारों का उपचारों का सिद्धांत या उपचारों का नियम भी कहते हैं। इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया था आर्टिकल नंबर 32 को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, हृदय, हड्डियां या फिर पैर? तो देखिए यहाँ पे कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी से प्रभावित होता है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, हड्डियां। यानी हड्डियां गलने लग जाती हैं इस बीमारी में, यानी विटामिन डी की कमी के कारण ये रोग भी आपका होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। ऑस्टियोपोरोसिस किन में होता है? तो ये हमेशा यंग पर्सन में होता है, जबकि विटामिन डी की कमी से यंग पर्सन में ऑस्टियोपोरोसिस और आपका रिकेट्स जो होता है वो भी विटामिन डी की कमी से ही होता है, लेकिन वो चिल्ड्रन में होता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इनमें से कौन सी मुख्य एजेंसियों में से एक नहीं है जो उत्तर भारत में भारी मात्रा में अनाज का भंडारण में शामिल है? यानी इनमें से कौन सी एक एजेंसी नहीं है जो उत्तर भारत में अनाज का भंडारण नहीं करती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए यहाँ पर आप देख लीजिए FCI, FDI, SWC और FDC। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी आपकी शामिल नहीं है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, FDI, क्योंकि FDI आपका फॉरेन इन्वेस्टमेंट एक्ट होता है। आपका क्या है?
फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफडीआई जिसे हम कहते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ये एजेंसी है, ना कि आपकी कोई भी अनाज भंडारण। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। मैग्नेस्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, वह मूल रूप से किस देश के हैं? पुर्तगाल, मिस्र, ग्रीस या फिर तुर्की। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, मैग्नेस्थनीज के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? इंडिका लिखी गई है, जिसके अंतर्गत भारत के बारे में बताया गया है। वह किस मूल रूप देश से थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ग्रीस से थे। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा। पोटला पैलेस की एक 7 मंजिला भवन है, ये किससे संबंधित है? जोधपुर के महाराणा, दलाई लामा या हिमाचल प्रदेश के राजा वीरभद्र या फिर बाजीराव मस्तानी। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, पोटला पैलेस जो एक 7 मंजिला भवन है, किससे संबंधित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, दलाई लामा से। दलाई लामा कौन है? तो ये बौद्ध गुरु हैं आपके, जो कि तिब्बत में निवास करते थे पहले। बौद्ध धर्म गुरु हैं आपके। जहाँ पर जिस निवास में ये निवास करते थे उसे बोलते हैं पोटला पैलेस। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आज के समय ल्हासा में स्थित है। कहाँ पर आपका स्थित है? ये ल्हासा में आपका स्थित है। और ल्हासा कहाँ पर है? तो ये कैपिटल ऑफ तिब्बत है। क्या है? कैपिटल ऑफ तिब्बत। तो इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका वृद्धि या फिर कोशिका झिल्ली। तो देखिए क्या पूछा है, कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिका यानी एनिमल सेल में नहीं होता है। क्वेश्चन पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है, कई बार आपका पूछा जाता है। यहीं से आपका डिफ्रेंशिएट भी किया जाता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो ये आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है, जो कि पाई जाती है आपके प्लांट सेल में। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में दिया गया है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या फिर यजुर्वेद। तो देखिए योग का वर्णन हमारे भारतीय ग्रंथों में किस वेद में दिया गया है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ऋग्वेद में दिया गया है। बात करते हैं ऋग्वेद की, तो ये सबसे ओल्डेस्ट आपका ग्रंथ है, यानी क्या है? आपका वेद है। इस चीज़ को भी याद रखना है। कितने मंडलों में लिखा गया है? तो ये आपके 10 मंडलों में आपका लिखा गया है। इसके अंतर्गत ही आपके पुरुष सूक्त को भी आपका डिफाइन किया गया है। वर्ड व्यवस्था के बारे में भी इसमें कई बार उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, ऋग्वेद। फैयाज खान द्वारा स्थापित रंगीला घराना किस स्थान पर स्थित है? मथुरा, आगरा, कानपुर या फिर लखनऊ। तो देखिए फैजान खान के द्वारा स्थापित किया गया है रंगील घराना किस स्थान पर स्थित है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ये आगरा में स्थित है। बात करते हैं आगरा की, तो आगरा कहाँ पर स्थित है? तो आगरा आपका यमुना रिवर के किनारे पर आपका स्थित है। किसने इसे बसाया था? तो ये आपके सिकंदर लोदी के द्वारा इसे बसाया गया है। सिकंदर लोदी ने कब इसे बसाया था? तो इसे बसाया गया है 1504 में। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? 11, 10, 12 या फिर 9। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 2, प्रारंभ में 10 मौलिक अधिकार मौलिक कर्तव्य आपके शामिल किए गए थे। कहाँ पर शामिल किए गए थे? तो भारतीय संविधान के पार्ट नंबर 4 के आर्टिकल नंबर 51 में एक और जोड़ के 51A कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था आपका?
51 पार्ट बना दिया गया था, उस आर्टिकल में इनको सम्मिलित किया गया। किस समिति की सहायता से किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति या फिर कमेटी की रिक्वेस्ट पर इनको इसमें इन्वॉल्व किया गया था। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है आपकी? 11 है। स्टार्टिंग में 10 को इसमें जोड़ा गया था। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। सिंगापुर की मुद्रा कौन सी है? सिंगापुर स्टारलिंग, सिंगापुर रुपया, सिंगापुर डॉलर, सिंगापुर येन। तो देखिए सिंगापुर की आपकी मुद्रा कौन सी है? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 3, सिंगापुर डॉलर। सिंगापुर कहाँ पर है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझ लो, कंसेप्ट हैं आपके। ये आपका एक एशियन कंट्री है। क्या है आपका? एक एशियन कंट्री है जिसकी राजधानी सिंगापुर सिटी है। क्या है आपकी? सिंगापुर सिटी इसकी राजधानी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। सारनाथ वह पवित्र स्थान है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने पहला उपदेश दिया था। वह निम्नलिखित में से किस शहर के बहुत नज़दीक स्थित है? तो देखिए सारनाथ आपका पूछा गया कौन सा स्थान है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। वो किस शहर के सबसे ज़्यादा नज़दीक है? मथुरा, अयोध्या, झांसी या वाराणसी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ये वाराणसी के बहुत निकट स्थित है। जब भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस घटना को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन आपका कहा जाता है इस घटना को। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका 4, वाराणसी। 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना या आयोजन किसके द्वारा किया गया? दादा भाई नौरोजी, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल या फिर जवाहरलाल नेहरू। तो देखिए जब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है। डायरेक्ट पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी, कहाँ की थी और कब की थी। तो देखो क्वेश्चन को जब आप डिटेल पढ़ोगे तो 1866 जब आपको दिखाई देगा लंदन में इसकी स्थापना की गई है, आयोजित की गई है। तो अब देख लीजिए ऑप्शन, यहाँ पे महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी का जन्म ही आपका 1869 में हुआ है, तो ये आपका आयोजन नहीं करेंगे, मतलब ये पहले से हट गए। बिपिन चंद्रपाल भी आपके 1900 के बाद आपके जन्म लिया है, 1885 के बाद जन्म लिया है। जवाहरलाल नेहरू का भी जन्म आपका 1890 के बाद हुआ है। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो है आपके दादा भाई नौरोजी। इस प्रकार सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, दादा भाई नौरोजी के द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी लंदन में। इस प्रकार आज के हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई हमें सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जाने से पहले सभी को, जितने भी लोग सब्सक्राइबर हैं और हमारी फैमिली है, उन सबको जन्मदिन कृष्ण अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहिए, अच्छे से रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर टुडे।